गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम देख रहे थे मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन का वेग वितरण नियम। उसमें हम देख चुके थे ए और बी कांस्टेंट, जो वेग बंटन फलन हमने लिया था रो में हमारे पास दो कांस्टेंट आए थे ए और बी, उनका हमने निर्धारण किया था। तो हमारे पास आया था बी इज इक्वल टू m बाय 2kbt और ए क्या था हमारे पास अंडर रूट बी बाय पाई, यानी कि ये हो गया अंडर रूट एम बाय 2 पाई के बी टी। यहाँ पर m है एक अणु का द्रव्यमान, के बी है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और है टी ताप। ये हम देख चुके थे। आगे हम देखते हैं कि यदि गैस की संपूर्ण आयतन में से हम एक छोटा सा आयतन ले लें, छोटा सा आयतन लिया हमने जिसमें कि एक गोला है v त्रिज्या का, v त्रिज्या का एक गोला है और एक और गोला लिया हमने जिसकी त्रिज्या कितनी है v प्लस dv, यानी कि dv परास में हमें देखना है कितने अणु होंगे। एक गोला लिया है मैंने v त्रिज्या का, एक गोला लिया है मैंने v प्लस dv त्रिज्या का। तो इस गोले का आयतन देखते हैं, इस आयतन में कितने अणु आ रहे हैं हमें ये देखना है। सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, इसका आयतन लेना पड़ेगा। तो आयतन अल्पांश होगा हमारे पास तो हम ले रहे थे आयतन अल्पांश को मैं dv से लिख देती हूँ, d कैपिटल V, ठीक है, d और कैपिटल V। आयतन अल्पांश होगा मेरे पास 4/3 पाई, इस बड़े गोले की त्रिज्या है v प्लस dv क्यूब माइनस छोटे की त्रिज्या है v, तो v क्यूब, ठीक है। ये आयतन अल्पांश हो गया है हमारा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो मुझे मिलेगा 4 पाई v स्क्वायर dv, ठीक है। v यहाँ पे हमारी चाल है और कैपिटल V हमारे पास आयतन है, तो ये मेरा आयतन अल्पांश हो गया। अब मुझे देखना है dv परास में, इस इतनी सी परास के गोले में कितने अणु हैं। तो टोटल इसमें v चाल के लिए हम ले रहे हैं nv dv अणु होंगे। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी रो से dv, कैपिटल V, यहाँ पर कैपिटल V क्या है हमारा आयतन है, dv हमारा आयतन अल्पांश है। तो रो को अगर मैं आयतन अल्पांश से गुणा करूंगी, ये एकांक आयतन में अणुओं के लिए है, तो जब मैं इसे पूरे आयतन से गुणा करूंगी तो इस आयतन अल्पांश में मुझे अणुओं की संख्या मिलेगी। रो हमारा आया था na क्यूब e⁻ -b स्क्वायर और रो से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 4 पाई v स्क्वायर dv, ठीक है। आगे लिखती हूँ उसे मैं nv dv, स्मॉल v हमारी चाल है, तो n 4 पाई n a क्यूब e⁻ -b स्क्वायर और ये v स्क्वायर dv, ये मुझे मिल गया आयतन अल्पांश में अणुओं की संख्या। यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ है। दिस इज द रिक्वायर्ड मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ। ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नियम हो गया जो हमने शुरू में प्रतिपादित किया था। अब हम देखते हैं इसके लिए ग्राफ, इसे मैं इरेज कर देती हूँ एक बार। इसके लिए ग्राफ देखते हैं। यहाँ लेती हूँ मैं अणुओं की संख्या dv परास में और इधर लेती हूँ मैं
v हमारी चाल है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे किस तरह का ग्राफ मिलेगा, इस तरह का ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब v 0 है, जब ये v 0 होगा तो इस v स्क्वायर की वजह से ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि ये 0 हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। आगे जाने पर जैसे जैसे v बढ़ता है तो इस NV/dV का मान बढ़ता है, ये बढ़ रहा है। और जैसे ही एक मैक्सिमम मान पर हम पहुँचते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलती है, अधिकतम प्रसंभाव्य चाल मिलती है। यहाँ पर जो चाल का मान होगा v, ये क्या होगा, Vm मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगी, यानी कि अधिकतम प्रसंभाव्य चाल होगी। ये जो चाल है यहाँ पर अणुओं की संख्या अधिकतम होगी, यानी कि अधिकतम अणुओं की संख्या पूरी गैस में अधिकतम अणुओं की वो संख्या है जिनकी चाल Vm होगी, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं कि v का मान और अधिक बढ़ाने पर ये पद प्रभावी हो जाता है। पहले ये पद प्रभावी था, इसकी वजह से ग्राफ हमारा इंक्रीज हो रहा था, और आगे चलकर जब हम और v का मान बढ़ाते हैं तो ये पद प्रभावी हो जाता है, और इस पद की वजह से हमारा ग्राफ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। ये देखिए, एक मैक्सिमम मान पर पहुंचने के बाद में हमारा ग्राफ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। ये हमने लिया है एक निश्चित ताप T पर, जैसा कि हमारा नियम है, हमने एक निश्चित ताप T पर लिया है। यदि हम देखें अलग अलग तापों पर, इस ग्राफ का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है, कुल अणुओं की संख्या को दर्शाता है इस ग्राफ का क्षेत्रफल। अगर हम देखें अलग अलग ताप पर, मान लीजिए एक ताप हमने लिया T पर, हमें ये ग्राफ मिला, T1 पर हमें ये ग्राफ मिला है, T2 पर हमें ये ग्राफ मिलेगा, T3 पर हमें ये ग्राफ मिलेगा। ये T2 पर ग्राफ है, ये T3 पर ग्राफ है। किस किस के बीच में है, V और NV/dV के बीच में ये हमने ग्राफ बनाया है। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं, यहाँ पर क्या है, T1 इज़ लेस देन T2 इज़ लेस देन T3, T सबसे कम है, T3 सबसे ज़्यादा है। यानी कि जैसे जैसे हम ताप को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम ताप को बढ़ाते हैं तो अधिकतम प्रसंभाव्य चाल का मान भी बढ़ता जाता है। यहाँ पर मान लीजिए ये V1 है, इसके लिए ये अधिकतम प्रसंभाव्य चाल V2 है, और इसके लिए अधिकतम प्रसंभाव्य चाल का मान V3 है। तो जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे अधिकतम प्रसंभाव्य चाल का मान तो बढ़ता है, लेकिन साथ ही साथ हम ये देखते हैं ये ग्राफ y एक्सिस पे किसको दर्शा रहा है, अणुओं की संख्या को दर्शा रहा है, यानी कि इन अणुओं की संख्या, अधिकतम प्रसंभाव्य चाल पर अणुओं की संख्या का मान कम होता जाता है। क्या हमने निष्कर्ष निकाला कि जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे, इधर हम लिख देते हैं, ताप बढ़ाने पर अधिकतम प्रसंभाव्य चाल का मान बढ़ता है। किसका मान बढ़ता है, अधिकतम प्रसंभाव्य चाल, अधिकतम प्रसंभाव्य चाल जिसे हम क्या कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी कहते हैं। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मान बढ़ता है। साथ ही अणुओं की संख्या कम होती जाती है। यहाँ से हम देख रहे हैं फर्स्ट ग्राफ जिसके लिए ताप कम है, तो यहाँ पर हमें y एक्सिस पे ग्राफ हाई मिल रहा है। आगे और ताप बढ़ाते हैं तो ये ग्राफ थोड़ा नीचे हो गया, और बढ़ाते हैं तो ये ताप की वजह से ये मान और भी नीचे हो गया। लेकिन जो क्षेत्रफल है, ग्राफ का क्षेत्रफल है, हर एक ताप पर जो ग्राफ का क्षेत्रफल है, यानी कि अणुओं की संख्या है, वो निश्चित होती है, ये नहीं बदलती। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, ऊपर लिख देती हूँ, प्रत्येक ताप पर कुल अणुओं की संख्या, कुल अणुओं की संख्या किससे दर्शाते हैं हम, ग्राफ के क्षेत्रफल से। संख्या
नियत रहती है। यही हमारा नियम था कि कुल अणुओं की संख्या नियत रहती है और प्रसंभाव्य चाल भी नियत रहती है, लेकिन ताप बढ़ाने के साथ में वो बढ़ जाती है। यही हमारा नियम था जो कि हमने यहाँ सिद्ध किया है। अब आगे हम देखते हैं कि इसमें हमें 3 तरह की चाल मिलती है। इस ग्राफ में हमें 3 तरह की चाल मिलती है। अणुओं के लिए हमें एक मिलती है अधिकतम प्रसंभाव्य चाल, जहाँ पर कि प्रायिकता अधिकतम होती है। एक मिलती है हमें अणुओं की औसत चाल, मतलब कुल अणुओं की चालों का औसत लेने पर जो हमें चाल मिलती है उसे कहते हैं हम औसत चाल। एक मिलती है हमें वर्ग माध्य मूल मान, जिसे हमने पहले भी देखा था कि वर्ग माध्य मूल मान का वर्ग माध्य मूल वेग का मान भी कांस्टेंट होता है, जिसे हमने कहा था कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब हम उसको डिस्कस करते हैं, इन तीनों तरह की चालों को। कौन कौन से चाल हम देखने वाले हैं? औसत चाल देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद देखेंगे हम वर्ग माध्य मूल चाल और उसके बाद देखेंगे हम अधिकतम प्रसंभाव्य चाल। सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 औसत चाल या फिर एवरेज स्पीड। औसत चाल हम कैसे निकालेंगे? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं V बार से। V चाल है, उसका बार यानी कि इसका औसत है। कुल चाल यानी कि 0 to इनफाइनाइट में चाल को गुणा करेंगे NV/dV से, तो हमें कुल चाल मिलेगी और कुल चाल का हमने लेना है औसत, यानी कि हम कुल अणुओं की संख्या से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये मिल गया हमें औसत चाल। V बार विल बी इज इक्वल टू 1/n, 0 to इनफाइनाइट लिमिट में इंटीग्रेशन करना है हमें V, और NV/dV का मान क्या था? 4πn, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है। 4πn A³ e⁻⁻b/v²। a और b का मान हमें पता ही है, bv² v²dv, ये हमने देखा था। n से n कैंसिल कर सकती हूँ मैं, तो v बार इज इक्वल टू यहाँ मिल जाएगा मुझे 4πa³। 4πa³ कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल देते हैं। 0 to इनफाइनाइट लिमिट में e⁻⁻b/v² और v × v² यानी कि v³ dv, इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका जब मैं इंटीग्रेशन करती हूँ तो मुझे मिलता है 4πa³, ऐसा कैसा ही। इसका इंटीग्रेशन करने पर मुझे मिलेगा 1/2b²। ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू पुट करेंगे। a इज इक्वल टू √b/π रखने पर, जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो मुझे b बार मिलेगा 4πa³। a की जगह मुझे रखना है √b/π⁻³ 1/2b²। जब मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो मुझे मिलता है 4/πb⁻⁻1/2, या इसका अंडर रूट। ठीक है, इसे सॉल्व करने पर मुझे मिलता है औसत चाल 8 kBT। b का मान रख देंगे m/2 kBT, 8 kBT/πm। ये मुझे औसत चाल का मान मिल गया। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला हो गया हमारे लिए। इस फार्मूला पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिन्हें हम देखेंगे आगे। तो हमें औसत चाल मिल गई है। अब हम देखते हैं वर्ग माध्य मूल चाल। उससे पहले एक बार हम इसको देख लेते हैं। फिर से क्या किया हमने? कुल चाल, एक अणु की चाल को कुल अणुओं की संख्या से गुणा किया और फिर उसका औसत ले लिया। ठीक है, तो इसका औसत लेकर हमें औसत चाल क्या मिल गई? 8 kBT/8 kBT/πm। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम वर्ग माध्य मूल चाल। वर्ग माध्य मूल चाल हमने पहले भी बताया था क्या होती है, हमने जस्ट उसकी डेफिनेशन देखी थी। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
दूसरे नंबर की है हमारे पास वर्ग माध्य मूल चाल। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे VRMS से, VRMS। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले वर्ग करना है चालों का, फिर उसका माध्य लेना है और फिर उसका मूल लेना है। यानी कि मुझे क्या करना है, चाल का वर्ग करना है, फिर उसका माध्य लेना है और फिर उसके बाद उसका मूल लेना है। ठीक है, देखते हैं आगे। 0 to इनफाइनाइट लिमिट में चाल का वर्ग किया, NV/DV से मल्टीप्लाई किया, फिर उसका माध्य लिया और फिर उसका मूल ले लिया। ठीक है, 1/n 0 to इनफाइनाइट लिमिट v स्क्वायर, मान रख देते हैं NV/DV का 4πe³ e⁻ -bv स्क्वायर डॉट v स्क्वायर dv। ठीक है, इसका मुझे क्या लेना है, मूल लेना है। आगे देखते हैं, n से 4πn भी था यहाँ पर ना, n, ये n से n कैंसिल हो जाएगा, 4πa³ बाहर आ जाएगा, 0 to इनफाइनाइट लिमिट में e⁻ -bv स्क्वायर डॉट v⁴ dv, इसका मूल हो गया। ठीक है, इसका जब हम इंटीग्रेशन देखते हैं, इस टर्म का इंटीग्रेशन देखते हैं तो हमें मिलता है 3/8 पाई बाय b⁵ 1/2। ये इस टर्म का इंटीग्रेशन है। साथ में हमारे पास एक कांस्टेंट है 4πa³ और इस फुल टर्म का हमें क्या लेना है, मूल लेना है। 1/2 इसकी पावर लगा दी, मूल लेना है। जब हम यहाँ b का मान रखते हैं और a का मान रखते हैं, क्या है हमारे पास, a और b के मान हमें पहले से ही पता है। a का मान हमारे पास है √m/2π/kbt और b बराबर m/2kbt का मान रखने पर, इन दोनों का मान रखने पर हमें VRMS की वैल्यू मिलेगी। इसे ऊपर लिख देते हैं, VRMS वर्ग माध्य मूल चाल, VRMS की वैल्यू हमें मिलती है √3kBT/m। ठीक है, ये हमें मिल गया VRMS का मान। ये एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। अब हम देखते हैं तीसरा हमारा क्या था, अधिकतम प्रसंभाव्य चाल। अधिकतम प्रसंभाव्य चाल, जहाँ पर हमें अणुओं की संख्या अधिकतम मिलती है, उसी को कहते हैं हम अधिकतम प्रसंभाव्य चाल। तीसरा हो गया हमारे पास अधिकतम प्रसंभाव्य चाल। इसे कहेंगे हम इंग्लिश में मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, अधिकतम प्रसंभाव्य चाल का क्या अर्थ है, जहाँ पर अणुओं की संख्या अधिकतम होगी। अणुओं की संख्या अधिकतम होने का क्या अर्थ है, यानी कि हम उसका डिफरेंशिएशन अगर करें तो हमें 0 मिलेगा। अधिकतम के लिए NV/DV अणुओं की संख्या है, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें किसके रिस्पेक्ट में, चाल के रिस्पेक्ट में, dV के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिलेगा,
0 मिलेगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करने पे हमें 0 मिलेगा। तो करते हैं इसका हम डिफ्रेंशिएशन। क्या था इसका मान हमारे पास, d/dv 4πNA³ e⁻⁻b v² dv। ठीक है, इसका हमें करना है डिफ्रेंशिएशन। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम करते हैं तो कांस्टेंट है, ये 0 के इक्वल होगा, तो कांस्टेंट टर्म तो क्या चला जाएगा, 0 के इक्वल चला जाएगा, ये सब 0 के इक्वल चला जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास d/dv बच जाएगा e⁻⁻bv² ये हमारे पास बच जाएगा। इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो दो टर्म है यहाँ पर, एक है e⁻⁻bv² और एक है v²। इन दोनों टर्म का दो टर्म है मल्टीप्लाई में, तो एक टर्म को कांस्टेंट, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरे को कांस्टेंट और पहले का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। e⁻⁻bv² को कांस्टेंट रखा, इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो 2v² मिल जाएगा, 2v मिलेगा प्लस, अब v² को कांस्टेंट कर दिया, इसका डिफ्रेंशिएशन e⁻⁻bv² डॉट -2bv, ये 0 के इक्वल है। यहाँ से मैं इसको और इसको कॉमन ले सकती हूँ, इसको कॉमन लेके e⁻⁻bv², यहाँ से v भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ v की पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो v भी कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में बच गया हमारे पास 2 भी कॉमन आ रहा है, तो 2 को भी कॉमन ले लेती हूँ, 1 - 2bv बच गया = 0। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि या तो ये टर्म 0 हो या ये टर्म 0 हो, तो इस टर्म को हम 0 नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से v ही 0 आ जाएगा। जब v ही 0 हो गया तो फिर हमारे पास बचे क्या, तो हम इस टर्म को 0 लेते हैं। तो 1 - 2bv से हमें मिलेगा v = 1/2b मिलेगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है, 2 नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर v³ है, यानी कि यहाँ v² रह जाएगा, यानी कि हमें यहाँ से मिलेगा √1/b मिलेगा, यानी कि हमारे पास आ गई 2 kBt/m। ये आ गई है हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जिसे मैं डिनोट कर देती हूँ vmc। ये एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला हो गया। तो इस तरह से हमें तीनों चाल मिल गई है। इसको हम आगे देखते हैं। औसत चाल, वर्ग माध्य मूल चाल। औसत चाल को हमने रिप्रेजेंट किया था v बार से, यह हमें मिली थी 8 kBt/m⁻²। एक हमें ये मिल गई है, एक हमें मिली है Vrms वर्ग माध्य मूल चाल, ये थी हमारे पास 3 kBt/m⁻², इक्वेशन नंबर 2। एक मिली है हमें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यानी कि अधिकतम प्रसंभाव्य चाल, इसका मान हमें मिला है 2 kBt/m⁻², इक्वेशन नंबर 3। अब अगर हम इन तीनों का रेशियो लें, यानी कि v बार अनुपात Vrms अनुपात Vm, इन तीनों का अनुपात लेने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ से बचेगा हमारे पास kBt/m, तो तीनों में कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा हमें 8/π⁻² अनुपात, यहाँ से मिलेगा हमें 3/1/2 और यहाँ से मिलेगा हमें 2/1/2। अगर हम इन तीनों को 2/1/2 यानी कि √2 से डिवाइड कर दें, √2 से डिवाइड करने पर हमें v बार अनुपात Vrms अनुपात Vm का मान हमें मिलेगा 1.128 अनुपात 1.224 अनुपात 1। ठीक है, ये कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है डायरेक्टली,
तो इसको हमें ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हमें मिल गया। अब हम ग्राफ में देखते हैं कि किस किस जगह पे हमें ये मिलेगी। सबसे कम मान किसका हुआ, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का, उससे ज़्यादा हुआ VRMS का, और उससे ज़्यादा मान हुआ V बार का। इन्हें हम ग्राफ में देखते हैं। तो हमें किस तरह का ग्राफ मिला था अणुओं की संख्या के लिए, NV/dV V के रिस्पेक्ट में इस तरह का हमें ग्राफ मिला था। यानी कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड तो हमें पता है कहाँ मिलेगी, जहाँ पर अणुओं की संख्या अधिकतम होगी। ये हो गया हमारा Vn, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगी। उससे कम हमें मिलेगी VRMS, यानी कि इससे कुछ पहले यहाँ हमें मिलेगी VRMS, और उससे भी इससे ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा है ना ये 1, फिर 1.224, तो इससे ज़्यादा यहाँ पर हमें मिलेगी VRMS, और इससे कुछ ज़्यादा हमें मान मिलेगा V बार का, औसत चाल का V बार का मान मिलेगा। तो ये हुआ हमारा आज का। आगे हम इसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।